पीपल राजा की जो पावर है उसको जो है वो ब्रोक इनटू अ नंबर गवर्नमेंट आर्म्स। मैंने आपको उस दिन भी बताया था ये लोग क्यों गए थे इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में या बेस्टाइल फोर्ट में, कि इनको फायर आर्म्स मतलब इनको हथियार मिल जाए। भाई अगर हमें हथियार मिल जाएंगे तो हम अपना डिफेंस कर लेंगे, तो हमें हथियार की जरूरत है। जिसमें से एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, पिज़ा ने कई बार बताया, होता है किला। फोर्ट होता है किला। पहले टाइम पे क्या होता था कि अपनी बाउंड्री ऊंची सी दीवार बना दी जाती थी किला, जैसे रेड फोर्ट का जो हमारे पास किला है वो भी पूरा ऐसे ही बनाया गया है, तो वो अपना जो है वो किंगडम का बताने के लिए बना दिया था। तो इस फोर्ट्रेस प्रिजन में जो है वो अटैक किया। दैट वाज अ सिंबल ऑफ डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। को सिंबलाइज कर रहा है ऑफ द किंग, एक पावर सिंबलाइज कर रहा है डेस्पोटिक पावर को। वाह। एक फोर्ट नहीं, फोर्ट्रेस प्रिजन। फोर्ट होता तो राजा के महल पे अटैक हो जाता। व्हाट सिंबलाइज द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग्स। तो ये जो फोर्ट्रेस को में, अब जब आप भीड़ बना के स्टेशन में भी जाते, पुलिस वाले आपकी सेवा में तत्पर हाजिर है, बात तो बोलने वाले नहीं है भाई, नुकसान पहुंचाने के लिए। सेम केस विद द फोर्ट्रेस प्रिजन, गार्ड थे हमारे पास में, उनके साथ में भी यही हालात थे। तो जो लड़ा तो कमांड मारे गए, और उसमें कितने कैदी थे? कितने? 7। 7 के 7 कैदी में हो गए थे। अब उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा, इन्होंने कहा भाई कोई हथियार नहीं को हम तो इस प्रिजन या उसको पूरा जो है वो तोड़ दिया, और उसके जो पत्थर के टुकड़े थे उन जो है वो बेचा एज अ सोवेनियर। सोवेनियर इज लाइक अ ट्रॉफी, रिमेम्बरेंस मार्क। एज अ सोवेनियर उन्होंने जो है वो उसको बेचा कि देखो ये हमारा जो है वो सिंबलाइज करता है दैट वी हैव सम पावर, हमने पावर को जो है वो खत्म कर दिया है। अब हमारा अधिकार, जनता का अधिकार है इस ट्रॉफी को जो चाहे इतनी कीमत में खरीदिए। तो एज अ सोवेनियर उन्होंने जो है वो बेचना, उसको मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया। एंड दिस इवेंट मार्क टू द ब्रेकआउट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है भाई विच इवेंट मार्क्ड या विच इवेंट इज नोन फॉर द ब्रेकआउट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कौन सा इवेंट है? स्टाइल फोर्ट। बस इतनी स्टाइल प्रोसेस को बताने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस तुम्हें पता होना चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट में एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे बात इतनी सी, एवोल्यूशन है इसमें। ओके। तो ये जो रिवॉल्यूशन है हमारे पास में कब हुआ? 1789 को। कब हुआ? 1789 में। 1789 में हमारे पास में ये रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसने की जो उस वक्त एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, मतलब जो मोनार्की सिस्टम था उसको खत्म कर दिया था। और इसका हमारे पास एक ही लक्ष्य था, क्या? कि इनको एक ऐसी सोसाइटी को जो है वो स्टैब्लिश करना है जो कि एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म हो, साथ ही इगैलिटेरियन गवर्नमेंट हो, कहते हैं। ग्रीन सिंह भी। So, what was the result of French Revolution? या इसका हम बोले इसका सिग्निफिकेंस क्या था, या इसका
monarchy को खत्म करना। इसका रिजल्ट क्या था? इन्होंने राजा के रूल को खत्म कर दिया था। दे ओवरथ्रू द फ्रेंच मोनार्की। मतलब मोनार्की, मोनार्क है आपके पास में, जैसे करते तो मोनार्की जो है राजा चला आ रहा है ना, किंगडम रूल, इसे कहते हैं हम। तो रिजल्ट क्या था? इसका मेन मोटो क्या था? इसको खत्म हुए व्हाट वाज या जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एम क्या था? बेटा कर ले फटाफट। मोनार्की को एंड they wanted to establish they wanted to establish an egalitarian society and responsible government. एगैलिटेरियन सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब एगैलिटेरियन क्या है? सोसाइटी है जिसमें किसी तरह के इंडिफरेंसेस नहीं है, किसी पार्टी को प्रिविलेज ना देना। मैंने उस दिन आपको फ्यूडल सिस्टम बताया था। वही चीज है कि हमें एगैलिटेरियन सोसाइटी स्टैब्लिश करनी है जिसमें पावर्स नहीं दे रहे, किसी एक पर्टिकुलर है वो पावर्स को नहीं दिया है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? यहाँ क्या मोनार्की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं थी? हाँ बेटा, मोनार्की बहुत खराब निकला। अब सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम है कि अगर आपका कोई एक्शन गलत निकला तो उसकी भरपाई आप करें, ये नहीं कि आप जनता से कराएं। वो आने के लिए उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई ना। अगर आप टैक्सेस बढ़ा रहे हो तो इनकम सोर्स बढ़ाने पे भी जोर। इनकम सोर्स बढ़ा दो, टैक्स का बढ़ाना जनता को खलेगा नहीं, पर इनकम सोर्स बढ़ा रहे हैं और आप टैक्सेस बढ़ाते हो। आप एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दो चीजें आते थे, एक सोसाइटी में बदलाव और एक सरकार में बदलाव। इसके बाद था भाई से पहला, हाँ सॉरी मैंने क्या बोल क्या रही हूँ और लिख क्या रही हूँ। जिसका सबसे पहला इवेंट और एंड था हमारे पास में नेपोलियन पार्टी का, जो हम पढ़ेंगे। एंड पढ़िए अभी आगे। तो भाई जनता में ऐसा क्या गुस्सा था कि उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट पे जो है वो अटैक किया। पहले तो जो फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको समझना पड़ेगा कि भाई उस टाइम पे क्या था फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन क्यों खराब थी उस टाइम में फ्रांस की? क्योंकि फ्रांस ने जो है वो लंबे समय तक लड़ाई में हिस्सा लिया था। क्या था? फ्रांस ने क्या था, लंबे समय तक जो है वो लड़ाई में हिस्सा लिया था। और उतने लंबे समय तक लड़ाई में हिस्सा लेने के कारण तो फ्रांस का जो था तरीके से खत्म हो चुकी थी, खाली हो चुकी थी। उनकी पूरी तरीके से उनकी ट्रेजरी जो है वो खाली हो चुकी थी। इस कारण से जब हमारे पास में जो ये राजा है हमारे पास लुइस 16, कौन से राजा? लुइस 16, 16 बेटा 16, लुइस 16। उस वक्त वहां पे रूल चल रहा था बर्बन डायनेस्टी का। कौन सी डायनेस्टी का? बर्बन डायनेस्टी। बर्बन बिस्किट मत कर देना। बर्बन डायनेस्टी का रूल चल रहा था उस वक्त। यहाँ पे रूल चल रहा था बर्बन डायनेस्टी का। और बर्बन डायनेस्टी के ये 16वें राजा थे हमारे पास में। जब ये राजगद्दी पे आए, अरे बड़ा खुश हो गया, अरे मैं राजा बन गया, मैं राजा बन गया। और जब राजगद्दी पे आया सबसे पहले देखा खजाने की तरफ कि अब तो ऐशोआराम की जिंदगी जीऊंगा, अब तो जो मर्जी वो खरीदूंगा। देखा खजाने की तरफ, अरे खजाना तो मेरा खाली पड़ा है। अब इसको खजाना खाली मिला तो सबसे पहला इसका लक्ष्य क्या बन गया? भाई मुझे अपने खजाने को भरना है। क्या करना है? मुझे अपने खजाने को भरना है।
तो क्या हुआ कि बड़े लंबे समय से ये लोग लड़ाइयां लड़ रहे थे, जिस कारण से इसकी जो है वो ट्रेजरी खाली हो गई थी हमारे पास में। खजाने को भरने के लिए उसने क्या किया, उसने टैक्स को बढ़ा दिया हमारे पास में। क्या किया, टैक्सेस को बढ़ा दिया उसने, और इसके साथ तुम्हारे खर्चे बहुत हैं और तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं, तो तुम क्या करोगे, अपने खर्चे को थोड़ा सा बदल दो। थी अरे बाप रे, लोन आ गया मेरे पे तो बहुत बड़ा, एक काम करती हूँ, हम गाड़ी से नहीं जाऊंगी, अब मैं बस से जाया करूंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊंगी, 5 रुपए में मेरा जो है वो काम हो जाएगा, 5 रुपए में जो है वो मेरा काम हो जाएगा जाने का। मैं कार से जाऊंगी तो 15 रुपए का मेरा पेट्रोल खर्च हो जाएगा। तो मैंने क्या करना, मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज, है कि नहीं। पहले जो है वो मैं पूरे दिन एसी चला के रहती थी, अब ऐसा है रात को सोते सोते एसी चला लूंगी, तब तो नींद नहीं आती, दिन भर तो मैं बिना एसी भी रह लूंगी। ऐसा ही काम करेंगे ना। पर लुई 16 कहता है नहीं भाई, मैं तो राजा हूं, अब राजा हूं तो ऐशो आराम से जीऊंगा, मेरी दरबार एकदम शान से लगनी चाहिए, किसी को एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो इसने अपने कोर्ट के जो दरबार के एक्सपेंसेस थे उनको कट नहीं किया, पर क्या किया, टैक्सेस को बढ़ा दिया। तो भाई जनता को गुस्सा नहीं आएगा, जनता को आया गुस्सा, भाई तू राजा है, हम तेरी प्रजा है, तेरा काम है हमारी देखभाल करना, हमारी जरूरतों को पूरी करना, तू तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पे टैक्स लगा रहा है, तुझे चाहिए अपनी शान और शौकत, और उस शान और शौकत के लिए तू तो हम पे टैक्स लगा रहा है कि नहीं। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था जनता में आक्रोश होने का, द डिस्ट्रेस सिचुएशन इन द पब्लिक और इन द फ्रेंड्स सोसाइटी। क्या है हमारे पास में, state rather than cutting down cost of maintaining an extravagant court, करना क्या चाहिए था भाई, राजा ने देखा मेरा खजाना है खाली, राजा ने क्या, खजाना है खाली, मैं हूं भाई ठंटन गोपाल, तो एक काम करता हूं अपना खर्चा कर लेता हूं कम। पर ये राजा ने क्या, नहीं भाई हम अपना खर्चा क्यों कम करें, ये प्रजा किस दिन काम आएगी। उसने क्या किया, रेट पे है वो पे कर रही थी, उस पर और ज्यादा जो है वो टैक्स लगाया, गुस्सा। कारण से जो हमारा फ्रेंच सोसाइटी था वो, जो पब्लिक जो फ्रेंच मोनार्की थी उससे डिस्ट्रेस होके उनसे जो है वो दूर रहने लगे, और इस कारण से ये रिवॉल्यूशन बढ़ता गया। आ रही है बात समझ में। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले समझते हैं हमारे फ्रेंच सोसाइटी के सिस्टम को। वैसे हमने उस दिन भी समझा था फ्रेंच सोसाइटी के सिस्टम को, कौन समझाएगा। ठीक है, देखो 18 सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, कब की बात कर रहे हैं, 18 सेंचुरी की अगर हम बात करें हमारे पास में तो उस वक्त जो फ्रांस में जो सिस्टम चल रहा था उसे कहते हैं ओल्ड रिजाइम सिस्टम। क्या कहते हैं, ओल्ड रिजाइम सिस्टम। जो फ्रेंच सोसाइटी का 1879 से बिफोर 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 सॉरी 1789, 1879 नहीं, बिफोर 1789, बिफोर 1789 जो फ्रांस सोसाइटी का जो हमारे पास सिस्टम चला आ रहा है, सोसाइटी में जो आपके पास में एक प्रक्रिया चली आ रही है उसे कहते हैं हम ओल्ड रिजाइम। क्या कहते हैं, ओल्ड रिजाइम, जिसमें कि जो हमारी सोसाइटी थी उसको 3 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था। सोसाइटी को क्या किया हुआ था, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। भाई जो सोसाइटी है उसको 3 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। भाई तीन उसमें इसको डिवाइड कर दिया और इसको कहा गया फ्यूडल सिस्टम या स्टेट सोसाइटी जो हमारी फ्रांस की है उसको वो कहा गया। और फर्स्ट स्टेट्स क्या थे, फर्स्ट स्टेट को जो है वो कहा गया था क्लर्गी। क्या कहा गया, क्लर्गी। दीज वर द क्लर्गी पर्सन, जो ऑफिशियल्स वगैरह है हमारे पास में उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है, क्लर्गीज।
इनको जो है वो किसी तरह का टैक्स नहीं पे करना पड़ता था राजा को। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द किंग, टैक्स टू द किंग। कहते हैं भाई अच्छा तुम क्लर्की हो, अरे वाह वाह वाह, आई आई यही बता रही है। वहीं कोई दूसरा स्टेट का, थर्ड स्टेट का बंदा गया, अच्छा तू थर्ड स्टेट से बिलोंग करता है, चल भाई पहले भाई खाते में अपना टैक्स तो पे कर। आ रही बात समझ में? सेकंड स्टेट की बात करें तो सेकंड स्टेट को हम कहते हैं हमारे पास में नोबिलिटी। इनमें जो है वो नोबिलिटी थे हमारे पास में। इनको भी कहा गया भाई नो टैक्स पेमेंट टू किंग, ना भाई तुम तो राजा को जो है वो किसी तरह का कोई टैक्स ही नहीं करोगे। आ रही है बात समझ में? पर अरे तुम तो हो महानुभव, तुम तो हो महान आत्माएं, तुम टैक्स मत दो, पर तुम्हें टैक्स हम दिलवाएंगे, तुम्हें टैक्स हम दिलवाएंगे। और टैक्स कौन दे रहा था इनको? थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट्स में पीजेंट्स को कहा गया जाओ भाई नोबिलिटी को टैक्स दे के आओ। जैसे अपने में होता था पहले, ब्राह्मण है भाई, किसान को कहेंगे अपने अनाज का पहला हिस्सा तो ब्राह्मण को दान करके आएगा तो बड़ा पुण्य होगा तुझे। तो ऐसे ही कहा कि भाई तुम जो है वो टैक्स पे करोगे, किसको? नोबिलिटी को। तो इनको एग्जेम्पशन तो है ही है, साथ ही इनके पास में क्या है, ये इंजॉय कर रहे हैं फ्यूडल प्रिविलेजेस को, फ्यूडल प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं, जिन प्रिविलेजेस में एक क्या है, एक क्या है कि इनको टैक्स मिलता था, पीजेंट्स यूज टू पे देम टैक्स, पीजेंट्स यूज टू, नहीं सिर्फ नोबिलिटी को, टू पे देम टैक्स। सही में सेकंड वालों की मौज ही मौज है, कहते हैं कि भाई पे भी नहीं करेंगे और मिलता भी रहेगा हमारे पास में। अब आ जाते हैं भाई हम अपने थर्ड स्टेट्स के पास में, अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड स्टेट के पास में। ये थर्ड के पास में भी बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स है, लॉयर्स है, पीजेंट्स हैं, मतलब ये सब के सब जो है वो आते हैं इसमें, मतलब रिच और पुअर दोनों है, रिच एंड पुअर दोनों के दोनों है। इनको क्या किया गया था, इन पे टैक्सेस इम्पोज किए गए थे। हाँ, इन पे जो है वो टैक्सेस को इम्पोज किया गया था, कहा भाई इतना टैक्स तुझे देना है नोबिलिटी को, इतना टैक्स तुझे देना है राजा को। तो इन पे क्या था, इन पे टैक्सेस को इम्पोज किया गया था। तो ये है हमारी फ्रेंच सोसाइटी का जो है वो सोशल स्ट्रक्चर। एक बार और नजर मारे, सोशल स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारे पास कि 3 स्टेट्स हैं हमारे पास, जिसमें कि जो सिर्फ हमारे पास थर्ड स्टेट है, वो थर्ड स्टेट आपके पास में टैक्स को पे करेगी, और इसीलिए इसको कहा गया था ओल्ड रिजाइम सिस्टम। क्या कहा गया? ओल्ड रिजाइम सिस्टम। अब इस सिस्टम में देखो जो मैंने आपको बताया, देखो फर्स्ट स्टेट क्या है, रोमन कैथोलिक क्लर्गीज को कंसिडर किया जाता है। सेकंड स्टेट में आता है आपके पास में नोबल्स, जो कि 2% ऑफ पॉपुलेशन है पर 20% लैंड है इनके पास में। थर्ड स्टेट में आते हैं आपके पास में बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, वर्कर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, आपके पास में ये सब आते हैं। इनको जो है वो देखो दे हैड लिटिल राइट्स, इनको लगभग कुछ भी अधिकार नहीं है, बहुत कम इनको अधिकार दिए गए हैं। एंड पेड हाफ ऑफ देयर इनकम इन टैक्सेस। भाई इनकी तो आधी इनकम ही टैक्सेस में चली जा रही है, आधी इनकम टैक्सेस में जा रही है, आधे में अपना गुजारा इनको करना है हमारे पास में। तो 90% ऑफ फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास में थर्ड स्टेट में इंक्लूड की जाती है, जिसमें से 80% तो आपके पास में पीजेंट्स ही पीजेंट्स है हमारे पास में। और वो भी कैसे पीजेंट्स, जिनके पास में अपनी किसी तरह की कोई भी जमीन वगैरह भी नहीं है, किसी और के पास में ही काम कर रहे हैं। 60% जो लैंड हमारे पास में है वो किसके पास आती है? नोबल्स के पास में आ रही है और क्लर्गीज के पास में आ रही है। देखो 20% लैंड इनके पास में है, तो अराउंड 40% लैंड आपके पास में फर्स्ट स्टेट के पास में है। और उसके बावजूद भी भाई लैंड तुम्हारे पास ज्यादा है, पर फिर भी उनको क्या कहा, अरे कोई नहीं कोई नहीं, रख ले तो अपने पास, टैक्स तुझसे नहीं लेंगे हम, टैक्स तो हम सारा का सारा थर्ड स्टेट से लेंगे। तो जो फर्स्ट 2 स्टेट्स के मेंबर्स हैं इनको बाय बर्थ ही कुछ प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, जैसे टैक्स से रिलैक्सेशन होना, बाय बर्थ पैदा होते हैं के साथ में ही मिल गए हमारे पास में इनको कुछ प्रिविलेजेस। तो जो नोबल्स और क्लर्गीज है हमारे पास में, इनको कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस भी हमारे पास में मिलते हैं। जैसे इनका फ्यूडल प्रिविलेज क्या है, फ्यूडल प्रिविलेज हमारे पास ये है कि एक तो इनको टैक्स मिल जाएगा, नोबल्स को टैक्स मिलता है पीजेंट से। दूसरा भाई जो मजदूर है वो इनको फ्री में सर्विस प्रोवाइड करता है, इनके घरों में काम करना, इनके जमीन पे काम करना, वो काम क्या हो गया, इनको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। आ रही है बात समझ में?
पक्का? क्या हो गया है? तो ये आपके पास में है एक इसका ब्रीफ चार्ट जो आपको बता रहा है फर्स्ट स्टेट, थर्ड स्टेट और सेकंड स्टेट के बारे में, कितना परसेंटेज कॉम्बिनेशन है हमारे पास में पॉपुलेशन वाइज। देखो 90% जो परसेंटेज 98% बता रहा है थर्ड स्टेट में है आपके पास, 1% के अराउंड फर्स्ट स्टेट में और 2% के अराउंड आपके पास में सेकेंड स्टेट में हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम टैक्सेस की बात करें तो 50% टैक्स आपके पास में थर्ड स्टेट से आ रहा है हमारे पास, सेकेंड स्टेट बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। फर्स्ट स्टेट आपको कुछ 2% टैक्स दे रहा है आपके पास में, 2% जो है वो टैक्स दे रहे हैं, पर वो जो 2% टैक्स है वो सर्टेन क्राइटेरिया के साथ लग रहा है हर एक को नहीं देना है। इसलिए जो 90% पॉपुलेशन है फर्स्ट स्टेट की वो कोई टैक्स नहीं दे रहे होते। अब देखो टैक्सेस क्या थे, टैक्सेस तो कई सारे पे किए जाते हैं, पर उसमें से कुछ मेन टैक्स है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। उसमें मेन आता है आपके पास में तिथीस। तिथीस क्या है? अमाउंटिंग टू 1/10 ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तिथीस क्या है कि अच्छा तू किसान है, तुझे चर्च में एंटर करना है, पूजा करनी है, तो एक काम कर, तेरी इनकम का 1/10 हिस्सा एज अ टैक्स पे कर दे मुझे, तभी तू चर्च में आके जो है वो पूजा कर सकता है हमारे पास में। तो तिथीस एक टैक्स है जो पीजेंट्स को पे करना पड़ रहा है, कहाँ पे? चर्च में, और जो कि 1/10 है उनकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। वहीं पे दूसरा आता है टैली। टैली आपके पास में एक डायरेक्ट टैक्स है जो स्टेट को पे किया जाता है। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे किया जाता है हमारे पास में। और पीजेंट्स को एक इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता होता था जो डेली आइटम्स आपके पास कंजम्पशन के उस पे, जैसे हम डेली आइटम्स कंजम्पशन के लेते हैं तो उसमें हमें वैट देखने को मिलता है। कोलगेट ले वैट देखने को मिलता है। जब आप बाहर चले जाते हो, आप शोरूम में जाते हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा जो है वो उसमें बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। आप आइसक्रीम बाहर से लो 40 रुपए की, शोरूम में जाके लो आपको 80-90 की देनी पड़ती है। क्यों? उसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है हमारे पास में। तो सेम चीज है कि जो पीजेंट्स हैं जो पहले ही अपनी आधी सैलरी एज अ टैक्स पे कर रहे हैं, उनको अपने कंजम्पशन के लिए कुछ सामान खरीदना है, आटा खरीदना है, तो भी उनको एक टैक्स पे। बताओ, मतलब पीजेंट जो किसान उगा रहा है उसी को बाद में उस सामान को खरीदने के लिए टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ये इनकी सोसाइटी का जो है वो। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है भाई व्हाट वाज ओल्ड रिजाइन। ओल्ड रिजाइन क्या था? एक्सप्लेन द फ्यूडल सिस्टम। एक्सप्लेन द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या था, इसको एक्सप्लेन करो। ये टैक्स क्या है, इनको एक्सप्लेन करो। या फिर आपके पास में आ सकता है कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट को जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं। फ्यूडल सिस्टम में तो आप बस इतना बताओगे ना कि भाई फर्स्ट सेकंड स्टेट क्या है, हमारे पास एक क्लर्की के, इनको कोई टैक्स नहीं पे करना। ये हमारे पास में नोबल्स हैं, इनको टैक्स नहीं पे करना हमारे पास में, इनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस है, इतना बताएंगे। जब अलग अलग आएगा तो आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट स्टेट क्या है, ये क्लर्की को बिलोंग करता है, साथ ही ये हमारे पास में एनलाइटमेंट के आइडियाज के अगेंस्ट है। एनलाइटमेंट के आइडियाज मतलब जिससे कि थर्ड स्टेट जागरूक हो जाए और इनको टैक्स पे करना बंद कर दे, ये उनके जो है वो खिलाफ है। और इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, मतलब टैली पे नहीं करना पड़ रहा है इनको। सेकेंड स्टेट है आपके पास जो नोबल्स है, मिलिट्री और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनका ये भी एनलाइटमेंट के आइडियाज के अगेंस्ट है, इनको भी टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। थर्ड स्टेट है आपके पास में कि जो आपके पास लोअर क्लास है, मर्चेंट्स है आपके पास में, इन सबको कॉम्प्रोमाइज करता है हमारे पास में, और इनको किसी तरह की कोई प्रिविलेजेस नहीं दी गई है बाय बर्थ। इनका जो है वो गवर्नमेंट में कोई हिस्सेदार नहीं, गवर्नमेंट के रोल में, बट इनको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ रहा है, चाहे वो तिथि है या फिर पहली है, दोनों का दोनों पे करना पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? पॉइंट में बता दिए, पॉइंट में याद कर लीजिएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? वही, ये तो होगी सोशल कंडीशंस। देखो क्वेश्चन अलग अलग आता है कि भाई क्या सोशल कंडीशंस क्या थी फ्रांस की 1789 के टाइम पे, तो वो सोशल कंडीशन थी। फिर अब हम
इकोनॉमिक कंडीशन की जो मैंने आपको अभी बता भी दी थी। इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी हमारे पास में, जब ये राजा बना भाई हमारे पास में, कब बना था, 20 साल की उम्र में इसकी शादी हुई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी के साथ में। तो लंबे समय के वॉर के बाद में हमने क्या देखा कि जो फ्रेंच की ट्रेजरी थी वो खाली हो चुकी थी, जो खजाना था वो खाली हो रखा था। अब जब खजाना खाली है तो तुम अपनी चिंता करोगे दूसरे की चिंता करोगे, अपनी करोगे। पर लुई 16 कहता है अरे नहीं, मैं तो बड़ा उदार हृदय वाला रखूं यार, मैं अपनी अपनी नहीं करता, मैं तो सबको साथ लेके चलता हूँ। 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी, कितनी, 13 अमेरिकन कॉलोनीज। अमेरिकन कॉलोनीज जैसे हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, ऐसे ही 13 अमेरिकन कॉलोनी थी जिसपे अमेरिका ने अपना अधिकार जमा रखा था। लुई 16 कहता है तुम्हारे पास खर्चा नहीं है ना, मैं तुम्हें खर्चा दूंगा। हाँ हर जगह थी। ये कहता है भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, चिंता मत करो, पैसा मैं दूंगा, लड़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, तुम बस लड़ लो। तो इसने 13 कॉलोनीज को, जो तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी, उसको इंडिपेंडेंस लेने में, आजाद होने में उसको मदद करी। भाई अपनी ही पहले जो है वो तुम्हारा खजाना खाली है, फिर तुम और मदद करोगे तो क्या होगा, बहुत सारा लोन आ जाएगा तुम पे। की मदद करी तो बहुत सारा लोन इन पे आ गया हमारे पास में। इसके साथ ही इसको अपनी आर्मी को भी मेंटेन करना था। तो इसके हिसाब से लगभग 1 बिलियन लीवर्स का लोन आ गया इन पर। लीवर्स क्या है, करेंसी है। लीवर्स क्या है, करेंसी है, करेंसी ऑफ फ्रांस। वहां पे जो फ्रांस में करेंसी यूज हो रही थी वो है लीवर। इन पे जो है वो ऑलरेडी 1 बिलियन लीवर्स का जो है वो लोन था पहले से ही, जो बढ़ के अब कितना हो गया, 2 बिलियन लीवर्स के अराउंड हो गया था। साथ ही जो अपने खुद के जो आपके पास में वो होते हैं लेनदार, जैसे देखो अगर मान लो अपनी गवर्नमेंट को लोन लेना है तो किससे लेगी भाई, टाटा से लेगी, अंबानी से लेगी, इनसे लेगी, उनसे भी ले सकते हैं। पर बाहर वाले से लेने जाए पहले घर वाले से लेंगे ना। तुम सीधा बैंक में थोड़ी ना जाते हो, तुम भी पहले अपने आस पड़ोस पूछते हैं, हाँ भी चाचा जी इतने चाहिए, क्या कुछ मदद कर सकते हो, हाँ भी मामा जी इतने चाहिए, इतने मदद कर सकते हैं, ऊपर है भैया, उधर से सीढ़ियों से ऊपर चले जाओ। तो उसने जो है वो इनको जो है वो मदद, बेटा रुक जा, उन्होंने जो है वो अब क्या किया, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। कहते हैं भाई ठीक है भाई, तू इतना उधार ले रहा है तो हमें भी तो थोड़ा मुनाफा होना चाहिए। उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 10% इंटरेस्ट रेट कर दिया, जिससे कि जो गवर्नमेंट थी उसको जो है वो टैक्सेस बढ़ाने पड़े। आ रही बात समझ में, क्या क्या कारण बन गए हमारे पास में। पहला था हो गया कि भाई लुई 6 तो खजाना खाली था, खजाना खाली था। दूसरा, 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद करी आजाद होने के लिए, 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद करी आजाद होने के लिए, जिससे और खर्चा हो गया भाई हमारे पास में। तीसरा भाई डेप्ट आके 2 बिलियन लीवर्स का डेप्ट हो गया। चौथा, जो अपने खुद के लैंडर से उन्होंने 10% इंटरेस्ट रेट जो है वो कर दिया अपने पास में। हाँ जो फ्रांस के खुद के लैंडर्स थे भाई, जिसे बताया ना अपने कंट्री में किससे लेंगे, टाटा से लेंगे, किसी से लेंगे, तो ऐसे उन्होंने जो है वो 10% इंटरेस्ट रेट कर दिया। साथ ही अपने कोर्ट का खर्चा भी मेंटेन करना है। क्या करना है, अपने इतने महंगे कोर्ट का खर्चा भी मेंटेन करना है इनको। तो ये 5 इकोनॉमिक कॉजेज हो गए किसके, फ्रांस के रिवॉल्यूशन के, फ्रेंच के रिवॉल्यूशन के। समझ में आई बात, याद रहेंगे, सोशल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, फ्यूडल जो उनका सिस्टम, ये याद रहेगा। यहां तक कोई डाउट है तो आज इतना ही रखें, दिमाग में रहेगी इतनी बातें। ये ज्योति तो इधर उधर बात कर रही है।